दुनिया इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन से घिरी हुई है। इन दिनों कई देशों पर मंदी की छाया नजर आ रही है। जर्मनी में मंदी है, उसमें डीग्रोथ है। वहां ब्रिटेन में महंगाई चरम पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ा अलग है, लेकिन वहां ओवरहीटिंग चल रही है। कर्ज का संकट अलग है। चीन में भी कर्ज की दिक्कतें हैं। ब्राजील बेरोजगारी से जूझ रहा है। अर्जेंटीना कर्ज से परेशान है। सऊदी अरेबिया का हाल अभी पृथ्वीजय बता रहे थे। ऐसे में अगर पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से कोई देश चमचमा रहा है तो वो है हमारा प्यारा भारत। और आज भारत के पास अध्यक्षता है G20 की। G7 के बाद G20 दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मंच है। दुनिया की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 85%। इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन भी होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समूह देशों की हिस्सेदारी अगर आप देखें तो ये 75% है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। जैसा कि हम बता रहे हैं, 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत के पास G20 की मेजबानी आने के बाद से ही पूरी दुनिया में G20 को लेकर एक अलग किस्म का माहौल बन गया। G20 में क्या कुछ नए बदलाव लेकर आया है भारत की प्रेसिडेंशियल जो पारी है, जो कि रोटेशनल होती है दरअसल G20 में, तो भारत के पास ये जो चंक आया है प्रेसिडेंसी का, इसमें क्या कुछ नयापन भारत लेकर आया, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एजेंडा समझते हैं। भारत के एजेंडे में जो जो चीजें हैं, जो जो मुद्दे हैं, उनकी सब जगह तारीफ हो रही है। G20 का एजेंडा है क्या, जरा ये समझते हैं। कैसे भारत ने अपने मुद्दों की, अपने विचारों की इसमें ब्रांडिंग की है और एक सॉफ्ट पावर का लॉन्च पैड के रूप में G20 को एक तरह से स्थापित किया है। देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता का प्रमुख एजेंडा जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ये मंत्र सबको भा गया। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक सहयोग, ये तो परंपरागत रूप से G20 का मंत्र है ही। वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जो भारत ने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और जिस तरह से डिस्कशंस हुए हैं वो बड़े कमाल के हैं। वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा, 21वीं सदी के लिए मल्टीलैटरल जो अप्रोच होनी चाहिए, महिला नेतृत्व वाला विकास जो होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बातचीत हुई हैं। इसमें अलग अलग ट्रैक्स पे, जो हमारे शेरपा ट्रैक है और फाइनेंस ट्रैक है, उसमें अलग अलग लेवल्स पे मंथन हुए हैं। 200 से ज़्यादा मीटिंग्स की मेज़बानी करेगा इस पूरे कार्यकाल में भारत। इन एजेंडा में जो ग्रीन डेवलपमेंट ग्रुप्स हैं वो हैं, क्लाइमेट है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है, टेक्नोलॉजी है, इसमें चेंज है, इसमें सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जो अलग अलग लेवल पर ना आए हों। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बदलाव के बड़े सुझाव भी आए हैं। इसमें WTO में सुधार है। इसमें जो दूसरी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें सुधार की बात की गई है। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसके लिए भारत की जो प्रयास है और ख़ास तौर से जो भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान जो बातचीत हुई है वो अभूतपूर्व माने जाएंगे। इसके अलावा MSMEs का एक आपसी सहयोग बढ़ाना पूरी दुनिया में, उनका इंटीग्रेशन करना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का सशक्तिकरण, जैसा हमने आपको बताया, ये सब शेरपा लेवल पे बातचीत हुई है, शेरपा ट्रैक्स के थ्रू बात हुई है। इसी तरह से फाइनेंस ट्रैक की अगर बात करें तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा ये था कि जो मध्यम और निम्न आय वाले देश हैं उन पर जो कर्ज को लेकर जो संवेदनशीलता का साया मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वो चीन जैसे देशों के डेट ट्रैप में आ जाते हैं। भारत कह रहा है, भारत की प्रेसिडेंसी में G20 ग्रुप्स में मंथन हो रहा है कि आप इस पर बातचीत कीजिए। क्रिप्टो पर एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है, इस पर बातचीत हो रही है। जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं उनमें रिफॉर्म्स, उनमें सुधार की बात कही जा रही है। जो फ्यूचर सिटीज हैं उनके निर्माण की बात कही जा रही है। इस बार यानी कि कुल मिला के भारत की अगुवाई में बात हो रही है जो
प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उन पर, और जो फ्यूचर आने वाले दिनों में जो हम भविष्य देखना चाहते हैं उसकी रूपरेखा पर भी। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई है कि 3 नए समूहों का गठन हुआ, और इसमें आप देखिए कि मल्टीलैटरल अप्रोच आप देखिए कि किस तरह इसमें है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्क ग्रुप का गठन, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का गठन, ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल्स का गठन। इसमें ये 3 जो ग्रुप्स बने हैं अलग अलग, ये बताता है कि भारत कहां से और कहां तक की सोच रहा है। फलक बहुत बड़ा है सोच का। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, G20 के सारे देश मिलकर इन बातों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगुवाई भारत के पास, इसलिए महत्वपूर्ण। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाना, साथ ही साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन का भी प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है, भारत की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। जिस तरह से भारत ने खुद को एक सॉफ्ट पावर के रूप में, ग्लोबल पावर के रूप में शोकेस किया है, उसकी भी प्रशंसा हो रही है। लेकिन क्या ग्लोबल साउथ की आवाज हम बन पाए? क्योंकि हमारा ये नारा था कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। क्या हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं? क्या इंटरनेशनल गवर्नेंस में भारत की साख बढ़ी है? क्या जो 6+ % GDP वाली हम इकलौती अर्थव्यवस्था हैं, उसका फायदा क्या G20 के देशों को मिलेगा? G20 भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, इस पर बात हुई, लेकिन भारत G20 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको समझना है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी 3री बड़ी ताकत बन जाएंगे। वैश्विक आर्थिक जो व्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, उसमें भारत की भूमिका को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है, एक अहम भूमिका है। और जो जन केंद्रित एजेंडा है हमारा, जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, जो एजेंडा है हमारा, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तमाम क्षेत्रों में हम एक पुल का काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसा हमने आपको बताया, युद्ध काल में जब पूरी दुनिया युद्ध काल में 2 धड़ों में बंट गई, तटस्थ नहीं होते हुए भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के साथ हैं, तो एक साहसिक तटस्थता का जो भाव दिया, जो जेस्चर दिया, उसका हर कोई कायल है। और एक नई और साहस से भरी हुई विदेश नीति, हम सीधा अब चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हो, उनको हम माकूल भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। तो ये एक नया भारत है, और इस नए भारत में एक नए स्वरूप में G20 का कमान सौंपने का मौका मिला। कहा यह जा रहा है कि G20 की कमान इस बार जब भारत के पास आई है, तो G20 की ही एक अलग से ब्रांडिंग हुई है। ब्रांड इंडिया, जो ब्रांड G20 को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन क्या ये अतिशयोक्ति है? क्या ये सिर्फ बातें हैं? क्या वाकई में कुछ ऐसा धरातल पर भी हुआ है? इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ हैं 2 बहुत ही सीनियर गेस्ट हमारे आज के। शशांक सर हैं हमारे साथ, पूर्व विदेश सचिव हैं। शशांक सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं मंजीव पुरी सर, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर पुरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शशांक सर, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। क्या अलग रहा? हम लोग जो इंडिया में हैं, भारत में, हम ये कह रहे हैं कि G20 को हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वाकई में कुछ एक नया स्वरूप हम G20 को दे पाए सर? मैं समझता हूं कि G20 का जब जन्म हुआ, उस समय विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल स्थिति में थी, और सब देशों ने मिलकर सोचा कि किसी तरह से स्टिमुलस देना चाहिए, और इसके लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरे तरीके से मदद करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि उस समय जो है एक तरीके से एक कंसेंसस सी बन गई थी कि स्टिमुलेशन करने के लिए अगर आर्टिफिशियली भी जो है फाइनेंसेस को मजबूत किया जाए तो करना चाहिए। इस समय हालात ये हो गया है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में कई देशों में आर्थिक मंदी आ चुकी है, और कई और देश आर्थिक मंदी के कगार पर खड़े हुए हैं। ऐसे स्टेज पर रूस के अगेंस्ट और भी कई देशों के अगेंस्ट जो है इस समय डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस पे बैन लगा हुआ है। तो अभी ब्रिक्स में मीटिंग होकर चुकी है, जिसमें ये देखा गया कि किस तरीके से अगर डॉलर को इस्तेमाल ना करके किसी और रिजर्व करेंसी की बात करी जाए, तो मैं समझता ये हूँ कि इस बार बड़ा अलग समय आ चुका है G20 के लिए, कि जहां पहले बहुत सब देश मिले हुए थे कि आर्थिक मंदी से कैसे निकला जाए, इस समय ऐसा है कि
आर्थिक मंदी से और जिस तरह की तकलीफें अलग-अलग देश, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों को मिल रही है और यूरोप के देशों को, उससे कैसे निकला जाए। तो इसमें जो है अभी तक एक कॉमन हल कोई निकल कर नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है ये G20 के देशों के लिए, शेरपाज़ के लिए, कि वो जो अपने नेताओं के सामने प्रस्ताव रखेंगे, उसमें कोई ना कोई प्रस्ताव ऐसे होने चाहिए कि जिन पे अगर पूरे तरीके से सहमति नहीं भी बनती है, तो कम से कम ऐसे सब्जेक्ट्स पे जिससे कि अधिकतर देशों का फ़ायदा हो सके, वहाँ सहमति बन जानी चाहिए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से कई मसलों को बता दिया है, जिन पर बातचीत चल रही है। एब्सोल्युटली, ये आपने सही कहा। देखिए, ये एक बड़ी विडंबना रही है कि इस बार की भी G20 जो बैठक है, जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होने चाहिए थे, जो कहा जाता है कि डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस को एक साथ एक मुद्दे पर एक राय के रूप में लाया जाना चाहिए था। संभवतः वो इस बार भी पूरा सपना ना हो पाए G20 देशों का। लेकिन भारत ने भरसक प्रयास किए। लेकिन उसके बावजूद वो जो ऑफिशियल कम्युनिकी आना चाहिए, जो एग्रीमेंट्स पे जो सारे देशों की तरफ से जो रजामंदी आती है, वो कई इश्यूज पर आई नहीं है। और एक 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 वर्ल्ड ऑर्डर इस समय ऐसा है कि वो भारत की कोशिशों को रोकने की भी कोशिश की जाएंगी। चाइना का हम एटीट्यूड देख ही रहे हैं। एम्बेसडर पुरी, लेकिन आउटकम जो भी हो, उसमें हमें जो भी सफलता मिले, जो ब्रांड G20 है और जो शोकेसिंग है हम लोगों की, एक सॉफ्ट पावर के रूप में ग्लोबल गवर्नेंस में एक एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने का जो हमारा सपना था, क्या वो पूरा वो इमेज बन पाई है हमारी, सर? दीपक जी, पहले तो कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। थैंक यू, सर। अब जो आपने सवाल का मुझे कहने दी, देखिए G20 की ये मेरा ख्याल 18वीं शिखर सम्मेलन होगा, लेकिन हमने एक बहुत जबरदस्त किस्म की कोशिश की है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द G20। भारत में 200 से अधिक मीटिंग्स, हर कोने कोने में बड़ी मीटिंग्स, जिसके लिए भारत के विशेषज्ञ ही नहीं आए, G20 के ही कंट्रीज के विशेषज्ञ नहीं आए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल थिंक टैंक से, सब से लोग आए। तो हम अब भारत के किसी कोने में आप जाइए, आम आदमी जानता है G20 और उसका सीना जिसको कहते हैं चौड़ा, क्योंकि वो समझता है कि भारत ने कुछ अचीव किया, हम कहीं शिखर पे पहुंचे हैं और लोग हमें मान रहे हैं। तो ये तो चीज बिल्कुल रिकॉग्नाइज हो गई है इंडिया में। मैं मानता हूं कि कम से कम G20 के जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी देखा है। आगे क्या करते हैं, ब्राजील क्या करता है हमारे बाद, साउथ अफ्रीका क्या करता है, वो उन पे निर्भर है। लेकिन अब वो देख चुके हैं कि किस तरह G20 को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, लोगों तक ले जा सकते हैं, और किस तरह एक जिसको कहते हैं ग्लोबल और लोकल को इकट्ठा करके दुनिया और ह्यूमन काइंड के लिए आगे काम कर। ये तो बिल्कुल हमारी जिसको कहते हैं जबरदस्त कामयाबी है। आउटकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बाद में हम बात करें। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही। शशांक सर, G20 एक इनफॉर्मल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम है। ये वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरह नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है कि जिसमें जो बातचीत होगी उसके आउटकम्स जो हैं वो लॉ बाइंडिंग हो, उनको आपको अप्लाई करना ही करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है लोगों को कि आप एनकरेज करें एक दूसरे को, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स पर आए, जो डिफिकल्टीज हैं, जो इंटरनेशनल अलग अलग पोलराइजेशन है, उस पर आप एक खुलकर चर्चा करें, खुलकर बातचीत करें, बिना किसी व्यवधान के बातचीत करें। आखिरकार ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम ही तो है। इसमें ये जो ऑर्गेनाइज, जो 200 से ज्यादा मीटिंग्स हमने करी, पूरी दुनिया को हमने बुलाया और बड़ी उदारता की भावना के से बुलाया, बड़ी मेहमान नवाजी हमने उनकी की, अतिथि देवो भव किया, उसमें हम कामयाब हो पाए कि नहीं हो पाए सर? वो सेंस ऑफ कंफर्ट दे पाए हम दुनिया को कि नहीं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस एम्बेसडर पुरी मैं आपके पास आऊंगा सर। मैं शशांक सर से मेरा सवाल था सर जी। अच्छा, क्योंकि मुझे सुनाई बहुत कम दे रहा है, सॉरी। अच्छा सर, मैं टीम को बोलता हूं सर, वो आप सर ऑडियो ठीक करें। प्लीज कंटिन्यू शशांक सर। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी सफलता रही है, क्योंकि देखिए जितनी भी संस्थाएं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनी हुई है, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं और निर्णयों को फॉलो करना होता है, वो सब इस समय फेल होती जा रही हैं और सब में इतनी कमजोरियां दिखाई दे रही हैं कि वो परहैप्स
आज से 70-80 साल पहले के दुनिया को दर्शाती थी और आज के समय को नहीं देख पाती हैं। क्योंकि जितनी भी तो इसलिए जो इन्फॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है, और जैसे मंजीव पुरी जी ने कहा है कि अभी हम लोग जिस तरीके से इसको पूरे देश के अंदर और विश्व के सब लोगों से, आम जनता से हमने इसको मिला दिया है, तो एक बहुत बड़ा हमने काम किया है, जो कि आगे भी, क्योंकि अगली 2 मीटिंग्स भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही होनी है, ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में, जो भारत के बहुत मित्र देश हैं। तो हम समझते हैं कि ये मामला आगे और बढ़ाया जाएगा इसी तरीके से। और ये अच्छी बात है कि विश्व स्तर पे विश्व नेता सब मिलते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। और आप देखिए जो बड़ी संस्थाएं भी हैं, उनमें भी ऐसी बात होने लगी है कि आजकल पहले इनफॉर्मल तरीके से बात होती है, उसके बाद कोशिश की जाती है कि कोई निर्णय निकल सकता है, नहीं निकल सकता। ये बात और है कि चूंकि संस्थाओं में इतनी कमजोरियां हैं कि वो निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि G20 का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आगे मैं कह नहीं सकता हूँ कि आगे क्या होगा, वो अगले 2-3 सालों में मालूम चलेगा। भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ग्लोबल साउथ के विषय को और जनता को, जो भारत में जनता जो कुछ भी देख सकती है, कर सकती है, उसको पूरे जोड़ने का प्रयास किया है। एब्सोल्युटली। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब भारत के पास आया है, जैसे सर बता भी रहे। एम्बेसडर पुरी, मेरा सवाल आपसे है सर, अब ब्राजील और उसके बाद साउथ अफ्रीका, अगेन ये प्रेसिडेंसी रोटेशनल तौर पर जाएगी 2 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरफ। ब्राजील में हालात अभी बहुत ठीक ठाक नहीं हैं। क्या हमने एक बड़ा बेंचमार्क दे दिया है? इंडिया ने जिस तरह से हैंडल किया है पूरे समिट को, पूरे साल भर में प्रेसिडेंसी को, हमने एक बड़ा बेंचमार्क दे दिया सर। हाँ दीपक जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमने नया स्टैंडर्ड सेट किया। किस तरह G20 की मीटिंग्स की जा सकती है, किस तरह पूरे देश में फैलाया जा सकता है, किस तरह बाकी दुनिया को उसके साथ जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक की बात। वो आगे करें नहीं करें वो मैं नहीं कुछ कह सकता। आपने किसी चीज का जिक्र किया, ब्राजील एक बहुत सुलझा हुआ खिलाड़ी है इंटरनेशनल स्फीयर में, और प्रेसिडेंट लूला जो है बहुत वेल नोन है। वो हो सकता है उनकी अपनी एक दृष्टिकोण हो, वो कुछ और करना चाहें, ये इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बहुत जल्दी है इस चीज की। लेकिन हमारा जो बेंचमार्क है वो हाई बेंचमार्क है, बहुत ही बड़े विस्तार के स्तर का बेंचमार्क है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको जरा थोड़ा सा इतना कहता हूँ, देखिए जो ये G20 है, ये 2 चीजों के कारण। एक है कि कंट्रीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं दुनिया के, वो एक राय के हो जाएं और उस राय पे डोमेस्टिकली चलें, यानी दुनिया में उन सारे बड़े कंट्रियों का एक राय से चलने पे, किसी भी मुद्दे पे, चाहे आप ग्लोबल इकोनॉमी लीजिएगा, ट्रेड पे लीजिए, वो लोग डोमेस्टिकली उस पे चलें तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। दूसरा कि आप ये जिसको कहते हैं बिहाइंड द सीन्स निर्णय लीजिए, तो जब वो जो डी जूरे ट्रीटी बेस्ड बॉडी में वो डिस्कशन आएंगी, तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश जो हैं वो एक वॉइस से बोलेंगे, तो चांसेस है कि उनकी डी जूरे भी वहां पर प्राप्ति होगी। ये इसका बहुत बड़ा जिसको कहते हैं एफर्ट है, और हमारे एफर्ट इन्हीं सब चीजों पे चल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, वुमेन लेड डेवलपमेंट, लाइफ, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इन सब चीजें। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें पॉलिटिकल इकोनॉमी की हैं, इकोनॉमिक्स एक साइड है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक साइड है, एंड हमारी लेकिन अपनी जो स्थिति है उसको अब मैं मानता हूं कि G20 के कारण और उसकी प्रेसिडेंसी जिस तरह हमने हैंडल की है, देयर इज वेरी गुड रिकॉग्निशन कि इंडिया इज, हम लोग यूज करते हैं वर्ड इमर्जिंग, मैं कहूंगा इमर्ज्ड इकोनॉमी एंड इमर्ज्ड सोसाइटी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा सर। देखिए ये समिट होने वाला है, इसके आउटकम्स को लेकर तो देखिए अगर हम व्यावहारिक रूप से बोलें तो एक आम सहमति बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। चीन यूक्रेन के मुद्दे का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, रूस भी आजकल उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। एक फॉल्ट लाइन पहले से बनी हुई है, और जैसा हम कह भी रहे थे कि G20 की जितनी भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई हैं उसमें किसी भी आम सहमति का डॉक्यूमेंट आया नहीं है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जॉइंट डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शंस आए, कोई इस आम सहमति बन ना पाए। लेकिन हम जरूर ये कह सकते हैं कंफर्टेबली कि हमारे कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, और इसके अलग जो हमारा मेन काम था उसके आउटकम्स को छोड़ दीजिए, हमारा जो होस्ट कंट्री के तौर पर जो हमारी भूमिका थी,
G20 को सफल बनाने की, उसको शानदार तरीके से दुनिया के सामने शोकेस करने की, अपनी कैपेबिलिटीज बताने की, अपना इन्फ्लुएंस बताने की, ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की ब्रांडिंग को बताने की और अपनी ब्रांडिंग के सहारे G20 की ब्रांडिंग करने की, मुझे लगता है उसमें हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए हैं। इसीलिए हमने आने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बड़ा बेंचमार्क माइलस्टोन सेट कर दिया है। थैंक यू सर, आप दोनों का वक्त निकाला आपने। शशांक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एम्बेसडर मंजीत पुरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।